हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे वन शॉट वीडियो देखेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 11 का बायो का। मैं कह सकता हूं कि ये एक तरीके का बेस बनता है चैप्टर। क्योंकि मैं बता दूं कि ये जो सेल है, आप यहीं पे सेल के बारे में जानोगे, उसकी ऑर्गन्स के बारे में जानोगे। तो ये एक डिटेल वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप अपना 15 से 20 मिनट बने रहेंगे तो आपकी बेस एकदम मस्त मक्खन कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज नया चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेल के बारे में थोड़ा सा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना बहुत जरूरी है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि भैया सेल की डिस्कवरी या फिर सेल की बातें कहाँ से आई और कैसे स्टार्ट हुई। तो इसके बारे में हम सबसे पहले देखेंगे कि देखो भाई, सबसे पहला है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर बोले तो जो सिंगल सेल के बने हों, और सिंगल सेल अगर ऑर्गेनिज्म है, अगर सिंगल सेल के ऑर्गेनिजम्स हैं अपने पास, तो आप सोचिए ना, इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी होगी। फिर तो अगर इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, मतलब वो स्वतंत्र भाव से अपना अलग से रहेंगे। ठीक है, साथ ही साथ इनकी परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, जो अपना प्रॉपर जो बेसिक फंक्शन है वो भी परफॉर्म करे। ठीक है, अब डिस्कवरी की बात मैं कर लूं सेकेंड पॉइंट में, तो डिस्कवरी में बात क्या आ जाती है कि भैया एंटन वैन लीवेनहुक ने क्या किया था, लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था 1833 में। ठीक है, तो इसको जो मैं मार्क कर दे रहा हूं, डिस्कवरीज की बात है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा, जस्ट मैं थोड़ा कलर ग्रेडियंट चेंज कर लूं। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट बात हम करेंगे सेल थ्योरीज की। ठीक है, अब सेल थ्योरी क्या थी यार? सेल थ्योरी ये थी कि लोगों का क्या क्या अलग अलग परसेप्शन था उन समय सेल को लेके। ठीक है, तो उस समय दो साइंटिस्ट थे, एक थे स्लीडन और एक थे स्वान। पूरा नाम मैं बोलूं तो मैथ्यू स्लीडन बोलते हैं और थियोडर स्वान बोलते हैं। ठीक है, ये स्लीडन जो थे ये जर्मन बॉटनिस्ट थे, और जो अपने स्वान है वो क्या थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। 1838 में, 1839 में। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन अगर बनता है तो बन सकता है यहाँ पे। क्यों भाई? क्योंकि देखो स्लीडन ने क्या बोला था कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ किस चीज के बने हैं? डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल, अलग अलग तरीके की सेल्स के बने हैं सारे प्लांट्स। ठीक है, किसने बोला? ये स्लीडन ने बोला था। स्वान ने क्या बोला कि एनिमल सेल हैव थिन आउटर लेयर और प्लांट सेल हैव सेल वॉल, और गिव द हाइपोथेसिस दैट एनिमल एंड प्लांट सेल आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ठीक है, इन्होंने एक हाइपोथेसिस भी दिया था कि प्लांट सेल और एनिमल सेल जो है वो कंपोज्ड ऑफ बने होंगे किससे? सेल से मिलकर बने होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद बात आती है स्लीडन और स्वान ने क्या दिया। यहीं पे स्लीडन और स्वान ने सेल थ्योरी को प्रपोज किया। ठीक है, सेल थ्योरी यहीं पे प्रपोज्ड हुई। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास रुडोल्फ वर्च्यू। नेक्स्ट आते हैं कौन? रुडोल्फ वर्च्यू जी। रुडोल्फ वर्च्यू 1855 में जन्म हुआ। अच्छा, इन्होंने क्या किया? मॉडिफाई किया। किसको मॉडिफाई किया? सेल थ्योरी को। सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया, जो किसने दिया था? स्लीडन एंड स्वान ने दिया था, उसको उन्होंने मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करा तो मतलब अपना कुछ इनपुट भी होगा उसमें। इनका इनपुट था कि जो नई सेल है वो कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो कि एक ग्रीक लैंग्वेज में एक स्टेटमेंट था कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब जो पुरानी जो नई सेल्स बनी हैं वो सदैव हमेशा पुरानी सेल से होके ही बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना फोर्थ है कि अब टुडे सेल थ्योरी, आज की सेल थ्योरी क्या कहती है? आज की सेल थ्योरी बोलती है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, या तो वो सेल के बने हैं और वो सेल का ही प्रोडक्ट हैं। ठीक है, सेकेंडली क्या कह रहा है कि ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये तो वही बात हुई ओमनी सेलुला ई सेलुला वाली। फिफ्थ पॉइंट अपना है क्या? फिफ्थ पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट है ओवरव्यू ऑफ सेल। हम देखते हैं कि आखिर सेल का ओवरव्यू क्या है, सेल के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो सबसे पहला आता है अनियन सेल। अनियन सेल क्या है भाई? प्याज की सेल, जो कि टिपिकल क्या है, एक तरह की प्लांट सेल है। और ह्यूमन की चिक सेल, ह्यूमन की चिक सेल कैसी? ह्यूमन की चिक सेल देखा गया तो आउटर मेम्ब्रेन कैसी मिली? एज
डेलिमिनेटिंग सब्सटेंस, एज डेलिमिनेटिंग सब्सटेंस, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट जो कह रहा है कि जो प्रोकैरियोटिक, याद रखिएगा यहाँ पे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, यहाँ पे कोई प्रो उस बात से नहीं कि बहुत अच्छा एडवांस होगा, नहीं, यहाँ पे प्रो का मतलब है एंसेस्ट्रल, पुराना। प्रो का मतलब जो पुराना हो, ठीक। यू का मतलब होता है ट्रू। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसी है, जिसमें लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, या फिर मैं साफ साफ बोलूं क्लियर शब्दों में कि प्रोकैरियोट्स में क्या होगा, प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। हम एब्सेंट के लिए प्लस माइनस एंटी लिखते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में पाई जाती है। और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी पाई जाएंगी, जैसे अपना न्यूक्लियस हो गया, ईआर हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस हो गया, ठीक है। ऐसे लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सारे वैक्यूल, सब कुछ, ठीक। नेक्स्ट बात आती है कि व्हाट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है भाई, साइटोप्लाज्म है क्या, साइटोप्लाज्म एक तरह का सेमी फ्लूइड। क्यों बोला मैंने सेमी फ्लूइड, क्योंकि वो फ्लूइड और थोड़ा सा जेली है, सॉलिड और फ्लूइड का कॉम्बिनेशन जो होता है वो जेल जैसा, ठीक है। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मतलब जो बैकग्राउंड बनाता है, ठीक है। मैट्रिक्स इन बोथ, किसमें, प्रोकैरियोट्स में भी होगा और यूकैरियोट्स में भी होगा, ठीक है, दोनों में। मेन एरिना ऑफ सेलुलोज एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, याद रखना। अगर मैं बात करूं प्लांट्स में और एनिमल्स दोनों में ये पाया जाएगा साइटोप्लाज्म, ठीक है। और ये बहुत सारी एक्टिविटीज को भी मतलब इफेक्ट करता है। वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं सेल में जो कि क्या करती है, इन सेल्स को बहुत अच्छे से बना के रखती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके ऑर्गेनेल्स की, तो हमारा पहला आता है इसमें राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम की जब हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि भैया इसमें देखो राइबोसोम में क्या है कि प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स और दोनों में, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में पाया जाएगा। ऑल्सो इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में होगा, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाएगा जो 70s होगा। ये 70s क्या है, सेडिमेंट्री कांस्टेंट है, ठीक है। इसके साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा 70s वाला, इसमें भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें भी पाया गया अच्छा राइबोसोम, ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पे स्टार पॉइंट ध्यान देने वाली बात क्या है, स्टार पॉइंट ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एनिमल सेल है वो क्या कंटेन करेगा, एनिमल सेल कंटेन्स सेंट्रोजोम। अब आखिर ये सेंट्रोजोम क्या होते हैं, देखो दे आर, सेंट्रोजोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली हेल्प इन सेल डिवीजन, ठीक है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है और ये डिवीजन में हेल्प करते हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, छठवां आता है हमारा पॉइंट साइज पे। साइज क्या है, देखो साइज कैसे मैटर करेगी। साइज, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल जो हमें जानते हैं आज तक वो है अपना माइकोप्लाज्मा, इसी को हम पीपीएलओ भी बोलते हैं, ठीक है, प्लूरो निमोनिया लाइक, पीपीएलओ, ठीक है। ये 0.3 माइक्रोन का होता है, माइक्रोन मीटर का होता है। देन उसके बाद बैक्टीरिया की साइज होती है 3 से 5 माइक्रोन मीटर। आरबीसी सेल्स की होती है डायामीटर 7 माइक्रोन मीटर होती है। ऑस्ट्रिच सेल की होती है, सबसे लार्जेस्ट सेल होता है। नर्व सेल्स जो होती है सबसे लॉन्गेस्ट होती है ह्यूमन बॉडी में। राइबोसोम्स की साइज होती है 15 से 20 नैनोमीटर, और अपना सिस्टर्नी जो होती है वो 0.5 से 20 नैनोमीटर। साथ ही साथ इसके बाद अपना जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस जो है वो 10 से 50 नैनोमीटर साइज का होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना शेप की बात करूंगा। अगर शेप की बात करूंगा तो मैं शेप के बेसिस पे ये वेरी करेंगे किस तरह से। शेप में इनकी बात करूंगा तो आरसीबी, जो कि आरबीसी होती है, मैंने आरसीबी बोल दिया, ठीक है। तो आरबीसी, क्योंकि आरबीसी में ही तो आरसीबी है, ठीक है। तो आरबीसी क्या है, राउंड होगी और बाई कनकेव होगी। बाई मतलब तो, कनकेव मतलब कनकेव शेप रखने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है ओबीसी, ओबीसी कह रहा हूं, देख रहे हो कुछ भी बोल रहा हूं। डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं। डब्ल्यूबीसी कैसी होगी, अमीबॉइड शेप होगी। अच्छा, अमीबॉइड शेप होगी तो आपने अमीबा का नाम बहुत सुना होगा। अमीबॉइड शेप का मतलब कि यार ये कोई एक स्टेट या एक शेप में एग्जिस्ट नहीं करेगी, वेरिएबल होगा, ठीक है। अमीबॉइड शेप का मतलब होता है वेरिएबल शेप, वेरिएबल शेप। क्लियर है जी इतनी बात। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात आती है फिर हमारी, नेक्स्ट आती है कॉलुमिनर एपिथेलियम की। हम थोड़ा सा टिश्यू की बात आ गई।
कॉलमिनर एपिथेलियल जो टिश्यू होगी हमारे पास वो लॉन्ग और नैरो होगी, लंबी होगी और पतली होगी, ठीक है। और नर्व सेल्स जो होंगी वो ब्रांच होंगी और लॉन्ग होंगी, ब्रांच भी होगी और लंबी भी होगी। देन आती है ट्रैकिएट की सेल जो कि क्या होगी, इलोंगेटेड होगी। मेसोफाइल सेल्स कैसी होगी, राउंड होगी और ओवल शेप की होगी, ठीक है। जैसा कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, आपको होमवर्क यहाँ पे जो मैंने खाली जगह रखा है इसमें आपको फिलअप करना है, ठीक है जी। क्वेश्चन है आपके लिए, फिल द ब्लैंक स्पेस बाय यूजिंग द टू कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर आप कुछ भी देख सकते हैं, आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं जल्दी से। प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसी, जो बैक्टीरिया में मिले, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ जो मैंने बोला सबसे स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्मा कोई पीपीएलओ बोलते हैं, प्लीरोनिमोनिया लाइक। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट मल्टीपल, अच्छा स्मॉलेस्ट होंगे, छोटे होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ज्यादा से ज्यादा, रैपिड बहुत तेज डिवीजन करेंगे, ठीक है। देन यूकैरियोट से ज्यादा तेज ये इनकी डिविजिबल पावर होगी, ये यूकैरियोट से ज्यादा पैदावार होती है स्पीड में। वेरी इन शेप में ये वेरी कर सकते हैं, साइज में वेरी कर सकते हैं, और इनका फंक्शन भी अलग अलग हो सकता है, जैसे बैसिलस, कोकस, वाइब्रो और स्पाइरुलम, जो कि आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ के आ रहे होंगे, ठीक है। बैसिलस का, कोकस का, स्पाइरुलम का, वाइब्रो का, इन सबका डिजीज कॉजिंग, जैसे वाइब्रियो है, वाइब्रियो क्या कॉज करता है, कॉलरा डिजीज, पूरा नाम क्या, वाइब्रियो कॉलरी क्या कॉज करता है, कॉलरा डिजीज कॉज करता है, ठीक है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स इज ए फंडामेंटल सिमिलरिटी। देखो भैया, ऑर्गेनाइजेशन मतलब अरेंजमेंट, ये तो इनकी फंडामेंटल चीज है, क्योंकि हम सेल के बारे में तो पढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो सेल वॉल है और जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसमें क्या है, देखो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन होगी, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा, ठीक है। प्रोकैरियोट्स की बात हो रही है ना, नेकेड जीनोम, इनके जो जेनेटिक मटेरियल होंगे ये खुले होंगे, न्यूक्लियस एनवेलप इनमें नहीं होगा, प्लाज्मिड डीएनए जो होगा वो एंसेस्ट्रल डीएनए बोला जाता है, फिर पुराने टाइप के डीएनए बोला जाता है, ठीक है। अब बात करूं थोड़ा सा स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें याद रखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया जो है, यहाँ पे बैक्टीरिया का जो क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवेलप और स्ट्रेन के बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं। दो तरीके की बैक्टीरिया कौन कौन से, एक होते हैं हमारे पास ग्राम पॉजिटिव, एक होते हैं कैसे बैक्टीरिया, एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव और एक होते हैं ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव और एक होते हैं ग्राम नेगेटिव। जो स्टेन को ले एब्जॉर्ब कर ले वो बन जाएगा क्या, वो बन जाता है ग्राम पॉजिटिव। जो ना ले, डू नॉट टेक स्टेन, वो जो स्टेन कलर नहीं दिखाएगा, नहीं एब्जॉर्ब करेगा, उसे बोलेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसके बाद बात हम थोड़ा सा देखते हैं स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है जी। चल इसमें अगर इसकी बात करें तो भाई ये अपना खुद का अलग डीएनए रखता है। देखें सबसे पहले इस डायग्राम की मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ये कॉइल्ड येलो कलर का कॉइल्ड पार्ट दिख रहा है, ये चीज ये क्या है, यही तो है इसका जीनोमिक डीएनए। देखो ना, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, ये अपनी प्रोकैरियोटिक सेल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी इसके लिए हम प्रोकैरियोटिक सेल से देखो इसके जेनेटिक मटेरियल देख रहे हो, पूरे साइटोप्लाज्म में ये देख रहे हो पूरा बह रहा है, ये जो येलो कलर का है, ठीक है। देखो नेकेड है, खुला है और सर्कुलर डीएनए है, साथ ही साथ सिंगल क्रोमोसोम है, ठीक। मेसोसोम आप इसमें देख सकते हो, राइबोसोम्स देख सकते हो, 70s साइटोप्लाज्म देख सकते हो, इंक्लूजन बॉडी जो है जो इसका यूनिक फीचर है, फ्लैजिला। अच्छा यहाँ पे फ्लैजिलम होगा क्यों भैया, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स कहाँ है, बैक्टीरिया में, तो इसमें फ्लैजिला होती है। फ्लैजिला का काम क्या है, मोटाइल नेचर प्रोवाइड करना, मतलब मूवमेंट में हेल्प करवाना, या फिर इसका ही काम होगा कहीं पे स्टिकनेस का भी काम करवाने का, ठीक है। इनकी आप मेम्ब्रेन देखोगे तो कॉम्प्लेक्स सेल वॉल एनवेलप जो है वहां पे आप देख पाओगे जो आउटर लेयर है वो ग्लाइकोकैलेक्स की बनी है, ठीक, जो कि लूज शीथ है, स्लाइम लेयर बनाती है, ठीक। नेक्स्ट है माइल्ड सेल वॉल। माइल्ड सेल वॉल जो होगी वो थिक होगी और टफ होगी, मजबूत होगी, जो कि कैप्सुलेटेड कहलाएगी। कैप्सुलेटेड मतलब एक तरह की कवरिंग। इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगी वो ईच लेयर हैव डिस्टिंक्ट फंक्शन, हर लेयर का अलग अलग फंक्शन होगा, बट एक्ट एज सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, सबका अलग अलग फंक्शन होगा लेकिन एक ही काम क्या होगा कि प्रोटेक्टिव यूनिट का की तरह ये परफॉर्म करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है सरफेस स्ट्रक्चर जो है इनकी, फ्लैजिला, पिलाई और फिम्ब्राई। इसके बारे में आप देख लीजिए कैसा फ्लैजिला जो है, फ्लैजिला क्या काम करेगा, ये कैसा होगा, फिलामेंटस होगा, अच्छा फिलामेंटस एक्सटेंशन होगा, मोटाइल होगा, मोटाइल मतलब चलने की तरह, फिलामेंट बोलो तो एक रॉड कॉर्ड की तरह, ठीक है। पिलाई क्या करेगा, इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, मेड ऑफ प्रोटीन की बनी होती है। फिम्ब्राई क्या करेगा,
फिम्ब्राई क्या काम करेगा, स्मॉल स्ट्रक्चर होती है जैसे किसकी, फाइबर्स की तरह स्ट्रक्चर होती है, क्या हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को, ताकि वो अटैच हो सके, जुड़ सके, किससे, पत्थरों से या फिर अपने होस्ट बॉडी से जिनका उन्हें न्यूट्रिएंट्स खींचना है, क्योंकि वो एक्ट करेंगे ना इस तरह पैरासाइटिक के नेचर में, ठीक है। नेक्स्ट है सेल एक्सटेंशन की बात करते हैं। सेल एक्सटेंशन में क्या होता है, एक्सटेंशन आप जानते हो, कोई भी चीज एक्स्ट्रा बढ़ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन है तो भैया यहाँ पे तो कुछ तो बात निकली ही होगी। सेल एक्सटेंशन की बात करेंगे तो ये है मीजोजोम, जो कि कैरेक्टरिस्टिक किसके हैं, प्रोकैरियोटिक्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कहलाते हैं मीजोजोम, याद रखिएगा। इनमें मेम्ब्रेन एक्सटेंशन होगा, इनफोल्डिंग होगी, किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होगी। फॉर्म्स कैसा होगा इनका, वेसाइकल नेचर के हो सकते हैं, या तो ट्यूबुलर हो सकते हैं, या फिर लेमिनी कंडीशन के हो सकते हैं, ठीक। हेल्प क्या करते हैं ये, सेल वॉल बनाने में काम हेल्प करते हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन में काम करते हैं, डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन में काम करते हैं ताकि डॉटर सेल्स बना सके, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, सेक्रीजन में हेल्प कर सकते हैं, और इंक्रीज सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, इंक्रीज द एंजाइमेटिक कांटेक्ट, एंजाइम के कांटेक्ट को भी बढ़ाते हैं, ठीक। इन सम प्रोकैरियोटिक्स, कुछ प्रोकैरियोट्स में ये क्या काम करते हैं, एज अ साइनोबैक्टीरिया की तरह वर्क करते हैं। देयर आर अदर मेम्ब्रेनियस एक्सटेंशन इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब देखो इसी जिसको बोलते हैं अदर मेम्ब्रेनियस एक्सटेंशन जो होंगे उनको क्या कहेंगे हम, क्रोमैटोफोर, जो कि एक तरह का पिगमेंट भी रखता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास एक्सक्लूजन बॉडीज की बात करते हैं। एक्सक्लूजन बॉडी क्या है, एक्सक्लूजन बॉडी है कि जो रिजर्व मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक्स को स्टोर करे, स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो खाना वाना या फिर कोई चीज रिजर्व करे किसमें, साइटोप्लाज्म को, उसे हम बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी। अब ये किस नेचर के होंगे, ये नेचर के ऐसे होंगे कि ये मेम्ब्रेन लेस होंगे, ठीक, और लाई फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, इनमें मेम्ब्रेन नहीं होगी और ये फ्रीली रहेंगे। भाई प्रोकैरियोटिक है तो भाई फ्रीली ही रहेगा ना। एग्जाम्पल में क्या है इसका, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं, या फिर ये ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं। ग्लाइकोजन अगर आप याद करो, जब पढ़े होगे एल्गी मैंने पढ़ाया था, याद है, वहां पे एल्गी में, फियोफाइसी में, रोडोफाइसी में ग्लाइकोजन, उसमें रोडोफाइसी जो कि आर से रोडो, आर से रेड एल्गी में स्टोर जो होता है वो ग्लाइकोजन फॉर्म में ही फूड स्टोर होता है, ठीक है, जिसका एग्जांपल आप देखते हो बढ़िया, फ्यूनेरिया वगैरह, ठीक। नेक्स्ट आता है यूकैरियोटिक बैक्टीरिया के बारे में बात आती है, ठीक। यूकैरियोटिक बैक्टीरिया किसमें पाए जाएंगे, कहाँ कहाँ, किंगडम प्रोटिस्टा में मिलेगा, किंगडम फंजाई में मिलेगा, किंगडम प्लांटिम मिलेगा, किंगडम एनिमिलिया में मिलेगा, ठीक है। एक्सटेंशन क्या है इनका, याद रखिएगा, एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होगा इसमें ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ही बट जाएगी बिकॉज प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। हाँ भाई, क्योंकि प्रोकैरियोट तो क्या थे, जिनके कोई भी ऑर्गेनेली का मेम्ब्रेन ना हो, और इनमें जस्ट अपोजिट सारी ऑर्गेनेली के मेम्ब्रेन होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे कि याद रखिएगा, इसमें वेल डिफाइंड सेल वॉल होती है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होगी, न्यूक्लियर एनवेलप भी इसमें मौजूद होगा, कॉम्प्लेक्स लोकोमोशन होगा, साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर होगी। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, और सारे यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं एक जैसे नहीं होंगे, जैसा कि आप यूकैरियोट की स्ट्रक्चर इधर आप देख सकते हो, ठीक है, यहां पे। चलिए जी, नेक्स्ट आता है अपना सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट बात आती है किस चीज की, सेल मेम्ब्रेन की। आखिर ये सेल मेम्ब्रेन बनते कैसे, सेल मेम्ब्रेन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिड्स, लिपिड जब मिल जाए, लिपिड, एक सेकेंड, चलिए, सेल मेम्ब्रेन बनेंगे कैसे, लिपिड्स प्लस प्रोटीन प्लस कोलेस्ट्रॉल, तीनों का कॉम्बिनेशन जब होगा तो ये बन जाता है, कहलाता है फॉस्फोलिपिड, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या बन जाती है, फॉस्फोलिपिड, और यही फॉस्फोलिपिड दो लेयर की होती है, इसको हमने बोला बाई लेयर। अब दो लेयर की होगी तो जाहिर सी बात है, एक ऊपर की लेयर होगी, एक अंदर की लेयर होगी ना, जी हाँ। जो ऊपर की लेयर होगी, आउटर लेयर जो होती है वो पोलर हेड होती है, जो कि कैसे होती है, किस नेचर की होती है, जो पोलर हेड वाली स्ट्रक्चर होती है वो नेचर हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रो मतलब पानी और फिलिक मतलब चाहने वाला, जो पानी को चाहे वो हाइड्रोफिलिक। और अंदर की लेयर कैसी होगी, जो इनर लेयर होगी वो होगी नॉन पोलर टेल। नॉन पोलर टेल किस नेचर की होगी, हाइड्रोफोबिक होगी। हाइड्रो मतलब पानी, फोबिक मतलब डरने वाली। तो जो पानी से डरेगी वो अंदर की लेयर होगी, जो पानी को अपने पास बुलाएगी चाहेगी वो हाइड्रोफिलिक होगी। इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा
बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन फॉर सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन की आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस स्ट्रक्चर इज ऑल अबाउट एनसीईआरटी डायग्राम, दैट्स व्हाई इट इज मच एंड मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, यही है आपकी डबल लेयर बताती है, तो ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हो जाती है। क्लियर है क्या? सही है। देखो, सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ठीक, साथ ही साथ रेशियो ऑफ प्रोटीन और लिपिड की वेरी हो सकती है इन डिफरेंट सेल, अलग अलग सेल में अलग अलग मात्रा में ये वेरी करेंगे प्रोटीन कितना है, क्योंकि भाई सबकी रिक्वायरमेंट अलग। ठीक है, तो इनके रेशियो में बदलाव हो सकता है। सेल मेम्ब्रेन में इनका जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें 52% प्रोटीन होगा, 40% लिपिड्स होगा। अब देखो, बात आती है यहाँ पे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया किसने? सिंगर और निकोलसन ने दिया। किसने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल? सिंगर और निकोलसन ने। कितने में? 1972 में दिया, जो कि एक तरह की क्रॉसी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड्स की बनी होगी। ठीक है, और जिसका काम क्या होगा? अच्छा देखो, लेटरल मूवमेंट इसका देखोगे तो मेजर्ड एज अ प्यूरिटी, जो कि एक तरह की लिक्विडिटी या फिर लिक्विड स्टेट में मैं कहता हूं ये होगी। ठीक है, अब इसका फ्लूइडिटी फंक्शन अगर मैं बात करूं इसके फ्लूइडिटी फंक्शन की, तो इसमें सेल ग्रोथ होगी, सेक्रीजन भी होगा, और एंडोसाइटोसिस, एंडो मतलब अंदर, साइटोसिस मतलब सेल, साइटोप्लाज्म के सेल डिवीजन भी होगा इसमें। फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, मतलब अंदर की जंक्शन भी इसमें होगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस मेम्ब्रेन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि ये मॉलिक्यूल्स को अंदर आने की परमिशन तो देता है भाई, वही तो जरूरी है। अब यहाँ पे आप जैसे स्ट्रक्चर में देख पा रहे होगे, यहाँ पे देखिए ना, 2 स्ट्रक्चर दिख रही है, इसमें लिखा भी है ये क्या है? ये पार्सली टोटली बरीड है, थोड़ा भी हो सकते हैं और ज्यादा भी। तो डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सटेंशन मेम्ब्रेन प्रोक्यून जो कि इंटीग्रल पेरिफेरल रीजन पे होता है, ये डिपेंड करेगा कितना किसमें होती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, ये तो भाई बचपन से जानते हैं, क्लास 9 से। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये होता है कि जो चीज की रिक्वायरमेंट उसको होगी उसी चीज को वो अंदर जाने देगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 तरीके के प्रोसेस आते हैं। एक होता है एक्टिव प्रोसेस, एक सेकेंड, एक होगा पैसिव प्रोसेस, एक होगा ऑस्मोसिस, और एक होगा एक्टिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस में एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, पैसिव प्रोसेस में कभी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, नो नीड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी। साथ ही साथ एक्टिव क्या है? जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़े ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ताकि एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है तो प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, जैसे सोडियम और पोटेशियम को भेजते हैं हम लोग, सोडियम और पोटेशियम पंप जो हम यूज करते हैं। ठीक, साथ ही साथ यहाँ पे एक बात और है, ऑस्मोसिस क्या है? फ्लो ऑफ वाटर अलोंग ग्रेडियंट। ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल के थ्रू जो पानी का ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस क्या है? साइमल्टेनियस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। और डिफ्यूजन क्या है? ये तो कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है कि भैया हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जो जाए उसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। नेक्स्ट बात आती है सेल वॉल की। सेल वॉल फंजाई की कैसी होगी और प्लांट की कैसी होगी, या फिर नॉन लिविंग होगी और रिजिड की स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात आती है, अच्छा सेल वॉल देखो, गिव द शेप ऑफ सेल। अच्छा, सेल को एक तरह का शेप देने के लिए भी काम आती है। प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड मैकेनिकल सपोर्ट करती है ताकि टर्जिडिटी रहे। प्रिवेंट फ्रॉम ब्रस्टिंग एंड कोलैप्स, फटने और टूट जाने में हेल्प करता है ताकि टूटे ना। प्रोटेक्ट फ्रॉम डैमेज एंड इन्फेक्शन, डैमेज और इन्फेक्शन से बचाता है। प्रोवाइड सेल टू सेल इंटरेक्शन, से एक सेल से दूसरे सेल के बीच इंटरेक्शन के करवाएगा वो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी जरूरत नहीं, जो हार्मफुल इफेक्ट कर सकते हैं, उनको रोकना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या चीजें डिफरेंस है, इसको प्लीज फटाफट। सेल वॉल प्लांट सेल में होगी, एनिमल सेल में नहीं होगी। प्लास्टिड्स प्लांट सेल में होगी, एनिमल सेल में नहीं होगी। सेंट्रल वैक्यूल एनिमल्स में होगा, प्लांट्स में होगा, एनिमल्स में नहीं होगा। सेंट्रियोल प्लांट में नहीं होगा लेकिन एनिमल्स में होगा। एल्गी की जो सेल वॉल है वो बनी रहती है सेलुलोज की, गैलेक्टोज की, मैनोज की और कैल्शियम कार्बोनेट की। वही प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होगी,
सेलुलोज की बनी होगी, हेमीसेलुलोज की बनी होगी, पेक्टिन की बनी होगी और प्रोटीन की बनी होगी। फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है और पॉलीसेक्राइड्स की बनी होती है। पॉली मतलब ढेर सारा, सेक्राइड मतलब शुगर की चेन। डिफरेंट लेयर ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल की अलग अलग लेयर होती है, प्राइमरी लेयर, सेकेंडरी लेयर, और देन आती है, देखो दोनों एक, देखो ना, एक सेल से दूसरे सेल के बीच में ये इस वाली स्ट्रक्चर से ये कांटेक्ट कर रहा है, जिसको क्या बोला अभी हमने बताया था, प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, प्राइमरली क्या बात है, प्राइमरली सेल वॉल कैसे हैं, ग्रेजुअल है, ग्रेजुअली क्या करते हैं, डेमिसिस, और सेल वॉल मैच्योर होगी ताकि सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन हो सके ऑन द इनर साइड ऑफ टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम बात कर रहे थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, या फिर मैं कहूं कि एंडोमेम्ब्रेनिक सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेनिक सिस्टम में कई चीजें आएंगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाएगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, लाइसोसोम, वैक्यूल्स आ जाएंगे, बिकॉज देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड, क्योंकि इनके फंक्शंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम नहीं होगा, बिकॉज देयर फंक्शंस आर नॉट कोऑर्डिनेटेड, इनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड नहीं होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम बात करते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा है, एक तरह का नेटवर्क ऑफ टिनी ट्यूब्यूल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि फैला होता है कहाँ, साइटोप्लाज्म में फैला होता है, स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंटरसेलुलर स्पेस मतलब सेल के अंदर जो ल्यूमेन होगा या और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल में होगा, ल्यूमेन में जो होगा उसे बोलेंगे इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल होगा वो बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है RER की, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स होते हैं इसलिए ये रफ होते हैं। ठीक है, और स्मूथ वाले में राइबोसोम्स नहीं होते हैं इसलिए ये स्मूथ होते हैं। ठीक है, प्रोटीन, अच्छा काम क्या करेंगे, RER का काम क्या होगा, RER का काम होगा कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करना और सेक्रेट करना, और SER का काम होगा लिपिड सिंथेसाइज करना, पचाना, ताकि और स्टेरॉइड हार्मोन को सिंथेसाइज करना, जो कि एनिमल सेल में प्रीडोमिनेंटली होता है। इधर आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, बी आता है गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस की डिस्कवरी किया था किसने, कैमिलियो गोल्गी ने 1898 में। ठीक, और ये क्या है, डेंसली स्ट्रेंड रेटिकुलर नेटवर्क होता है न्यूक्लियस के आसपास। ठीक है, दे कंसिस्ट ऑफ सिस्टर्नी। सिस्टर्नी क्या है, ये जो आप देख रहे हो स्ट्रक्चर ना, ये इसी को बोलते हैं हम लोग सिस्टर्नी। ये क्या है, एक तरह का कॉनकेव है, देखो ना, ट्रांस मैच्योरिंग सब्सटेंस है। काम क्या करेगा, ये कैसा होगा, फ्लैट होगा, डिस्क जैसा होगा, स्टैक होगा, स्टैक मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक स्टैक्ड होगा, पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल होगा। ठीक है, कंसंट्रेटिंगली अरेंज्ड इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में ये अरेंज होंगे। ठीक है, न्यूक्लियस में ये अरेंज होंगे। और साथ ही साथ मैं बात करूं तो देखो इसके फंक्शंस क्या होंगे, गोल्गी एपरेटस के फंक्शंस देखिए, पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट, पैकेज करेंगे और ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करेगा। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन करवाएगा, लाइसोसोम का फॉर्मेशन करवाएगा। ठीक, देखो अब देखो ना, गोल्गी एपरेटस कैसा है, सिस शेप का है। सिस क्यों याद आया क्या केमिस्ट्री में, याद करो ना, ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है शेप। ठीक है, जस्ट अ मिनट, इसी के साथ ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर है ना, तो ये सिस स्ट्रक्चर कहलाती है ना, सिस और ट्रांस। और देखो फॉर्मिंग फेस, अच्छा क्या करता है, फॉर्मिंग फेस बनाता है कैसा, इसका सिस स्ट्रक्चर बनाता है फेस में। ठीक है, अब सेकंड क्या करता है, गोल्गी रिमेन्स क्लोज एसोसिएटेड विथ ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या करेगा, एक क्लोज्ड एसोसिएशन, एक स्पेस बना के रखता है, और पैकेजिंग मटेरियल में हेल्प करता है किसके लिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्यूज करके किससे मिलके, सिस स्पेस से, किसके, गोल्गी से, मूव टुवर्ड्स मैच्योरिंग फेस, ताकि वो मैच्योरिंग फेस की तरफ मूव कर सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास सेल ऑर्गन, नेक्स्ट ऑर्गेनली आता है हमारे पास लाइसोसोम। लाइसोसोम की बात करते हैं तो लाइसोसोम में क्या है, देखो लाइसोसोम क्या काम करता है, फॉर्मिंग बाय पैकेजिंग ऑफ गोल्गी, गोल्गी के ही पैकेजिंग से ये बना है, रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोसाइटिक या फिर मैं सॉरी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, दीज एंजाइम एक्टिव अंडर एसिडिक pH 4.5। जब इनको एसिडिक pH मिलता है 4.5 तब ये एक्टिव हो जाते हैं। इन्हीं को हम लोग कॉमनली बोलते हैं सोसाइडियल बैग ऑफ सेल्स। ठीक है, देखो ना, लाइपेज एंजाइम होगा, इसमें प्रोटीएज होगा, अच्छा कार्बोहाइड्रेट होगा, न्यूक्लियस होगा, जिसके इसके पीछे एज लगा है, मतलब ये एंजाइम लाइपेज एंजाइम लिपिड को डाइजेस्ट करेगा,
प्रोटीन को प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेटेज और न्यूक्लियस को न्यूक्लियस, ठीक है। नेक्स्ट आता है वैक्यूल, मेम्ब्रेन बाउंडेड वैक्यूल, ठीक। अब इसमें क्या रहा है कि फाउंड इन साइटोप्लाज्म, जो कि कहाँ मिलता है, साइटोप्लाज्म में फाउंड होता है। अब ये सैप जैसा होगा, सैप वैक्यूल, और कंक्रेटिव वैक्यूल होगा या फिर गैसियस वैक्यूल होगा, डिपेंड करता है। प्लांट में सैप वैक्यूल होगा जो पानी स्टोर करेगा, और बैक्टीरियाज में ये कंसंट्रेटिव वैक्यूल्स किस में होंगे, अमीबा में होंगे, जो क्या करवाएगा, ऑस्मोरेगुलेशन करवाएगा और एक्सक्रीजन करवाता है। फूड वैक्यूल्स किस में होगा, प्रोटिस्टा में, और क्या काम करवाएगा, इनगल्फिंग एंड फूड पार्टिकल्स को खाने और निगलने। और इसी तरह बैक्टीरिया में, ये ब्लू ग्रीन एल्गी में होगा क्या, गैस वैक्यूल, जो कि गैसियस स्केल करेगा, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में, और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में भी ये पाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, सॉसेज शेप का होता है, सिलेंड्रिकल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। क्या बोलते हैं इसको, पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों भैया, क्योंकि इसमें 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, इसलिए। तो देखें, अनलेस स्पेसिफिक स्ट्रेंड नॉट विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, नो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल डिपेंड्स ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। डिपेंड करेगा कि अगर सेल ज्यादा काम करेगा तो ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ताकि ज्यादा पावर डोनेट हो सके। साइज इनका डायमेट्रिक साइज होता है 0.5 से 1 माइक्रोन मीटर की, जो कि इक्विवेलेंट होता है 0.5 माइक्रोन मीटर की। लेंथ वाइज इसकी 1.1 से 1.4 माइक्रोन मीटर, ठीक। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि ये साइट है किसकी, एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट है। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब जो कि किसके प्रेजेंस में हो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जो कि किसके प्रेजेंस में हो, O2 के प्रेजेंस में, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी फॉर्मेशन, सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, डिवाइड बाय फ्यूजन, फ्यूजन की से ये डिवाइड होते हैं, ठीक। डबल मेम्ब्रेन्स होते हैं, जी हाँ। डबल मेम्ब्रेन्स कैसे हैं, देखो, डिवाइडेड बाय ल्यूमेन इनटू अनदर एक्वस कंपार्टमेंट। देखो ना, इसके बीच में ये ल्यूमेन स्पेस है, जो कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, डबल मेम्ब्रेन है। साथ ही साथ देखो ना, आउटर की मेम्ब्रेन ये है, आउटर मेम्ब्रेन ये है। आउटर मेम्ब्रेन क्या बनाती है, आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म करती है, फॉर्मिंग लिमिटेड बाउंड्री बनाती है। इंटरनल मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, मतलब अंदर और बीच का जो स्पेस होगा, और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसके नीचे क्लियर होगी इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन का काम क्या है, फॉर्म्स इनफोल्डिंग इनवर्ट्स, परफॉर्म्स ईटीएस। ईटीएस क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिटिंग सिस्टम, ठीक है। मैट्रिक्स सिस्टर्नी बनाता है। साथ ही साथ अंदर जो सिस्टर्नी है वो क्या काम करेगा, इंक्रीज द सरफेस एरिया बढ़ाता है। क्यों, देखो ना, ऐसे 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 करके, ये क्या है, सरफेस एरिया ही तो बढ़ा लिया, ऐसे ऐसे करके, ठीक। नेक्स्ट आता है, बात करते हैं मैट्रिक्स की, जो कि किस तरह की है, डेंस है, घना। परफॉर्म क्या करेगा, क्रेब साइकिल परफॉर्म करेगा। हैव सिंगल सर्कुलर डीएनए, भाई साहब ये याद रखिए, सिंगल सर्कुलर, इनका अपना खुद का डीएनए होता है। फ्यू आरएनए, कुछ आरएनए भी इनमें मिल जाएंगे। जो इनमें राइबोसोम्स होता है वो 70s का होता है, मतलब 70 सेडिमेंट्री कांस्टेंट होता है ना, एस, ठीक है। अब ये कंपोनेंट्स फॉर्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, 70s कंपोनेंट होता है इनमें, ताकि ये प्रोटीन का सिंथेसाइज कर सकें। नेक्स्ट बात करते हैं प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड्स क्या करते हैं, जनरली कलर प्रोवाइड करते हैं। फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड यूग्लेनॉइड्स, ग्रीन कलर। लार्ज पिगमेंट होता है, ठीक है। साथ ही साथ प्लास्टिड्स में सबसे पहला आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है भैया, जो क्लोरोफिल कंटेन करे और कैरोटीनॉइड कंटेन करे। ये क्या है, ये एक तरह के पिगमेंट ही तो है। क्या है, पिगमेंट, ठीक है जी। जो क्या करें, लाइट को ट्रैप करते हैं, मतलब लाइट को पकड़ने का काम करते हैं। क्यों पकड़ने का काम करते हैं, ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके। क्या हो सके, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट आती है बात कि ग्रीन कलर के ये होंगे, साथ ही साथ फाउंड इन मीजोफिल सेल्स में मिलेंगे, ठीक। शेप इनका लेंस जैसा होगा, ओवल होगा या स्फेरिकल या डिस्कॉइड या रिबन शेप होगा। लेंथ इनकी होगी 5 to 10 माइक्रोन मीटर। चौड़ाई होगी इनकी 2.2 से 4 माइक्रोन मीटर की, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्लोरोप्लास्ट नंबर की। तो क्लोरोप्लास्ट नंबर की क्लाइमोडोमोनास और ग्रीन एल्गी में ये एक सेल के होंगे, ठीक। मीजोफिल सेल्स में ये 20 से 40 पर सेल होंगे, 20 से 40 पर सेल। क्लाइमिडोमोनास और ग्रीन एल्गी में ये एक होंगे, एक सेल में, एक पर सेल। और मीजोफिल सेल्स में ये 20 से 40 पर सेल होंगे। इसकी स्ट्रक्चर आप इधर देख सकते हो, ठीक। ये रही इसकी स्ट्रक्चर।
बात करते हैं थोड़ा सा ल्यूकोप्लास्ट की। ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है? ये कलरलेस होता है, स्टोर करता है न्यूट्रिएंट को, वेरियस शेप का होगा और साइज का होगा। इसके अंदर 3 तरह की प्रोटीन या फिर मैं कह दूं लिपिड्स होगी, एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोप्लास्ट और एलिगोप्लास्ट और एन्यूरोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट का काम क्या है? स्टोर करना कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के फॉर्म में, एग्जाम्पल पोटैटो में भर के होता है, आलू में। एलिगोप्लास्ट में क्या होता है? स्टोर करता है ये तेल को, ऑयल और फैट्स को स्टोर करेगा। और एन्यूरोप्लास्ट क्या स्टोर करेगा? प्रोटीन्स को स्टोर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है क्रोमोप्लास्ट की। क्रोमोप्लास्ट क्या काम करेगा? ये फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट है। याद रखो ये कैरोटिनॉइड क्या है? बीटा कैरोटीन। किसमें पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है, ठीक है जी। तो इसमें देखो ना, ये देखो कैरोटीन बात आएगी, कैरोटीन, ज़िंथोफाइल्स एंड अदर जो क्या करेंगे? गिव्स कलर। कौन कौन से कलर देंगे? रेड कलर देंगे, ऑरेंज कलर देंगे और येलो कलर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अलग अलग कलर ये प्रोवाइड करते हैं। इस डायग्राम को आप देख लो, ये डायग्राम क्या है? स्टैक है। ये जो स्टैक है इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन। अंदर इसके ग्रेन्यूल है जो कि पाइल्स ऑफ कॉइन्स, कॉइन जैसे एक सिक्का एक दूसरे के ऊपर अरेंज कर दो, बिल्कुल इसी तरह ये अरेंज होते हैं। नेक्स्ट बात आती है राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स क्या है? मेम्ब्रेनलेस है, डेंस पार्टिकल है, ठीक। डिस्कवर किया था इसको किसने? गॉज प्लेस्ड बोलो या फिर मैं बोलूं पैलेडी बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। इनकी 1953 में किया था। मेड ऑफ किसकी बनी थी भैया? RNA और प्रोटीन की बनी थी। साइट क्या थी? साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस करवाता था। मेनी राइबोसोम्स प्लस सिंगल mRNA मिल के बनाता है आपका चेन पॉलीराइबोसोम। चेन पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीजोम बोलते हैं जब mRNA कन्वर्ट हो जाता है प्रोटीन में, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70S का राइबोसोम होगा, 50S का ऊपर का भाग होगा, 30S नीचे का होगा। यूकैरियोटिक सेल्स में 80S का राइबोसोम होगा जो कि ऊपर का पार्ट 60S का होगा और नीचे की 40S की। साइटोप्लाज्म और RER जो होगा दोनों 80S का होगा और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का जो होगा राइबोसोम वो 70S का होगा, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ ये S क्या है? सेडिमेंट्री कांस्टेंट है, ठीक। देन बात आती है 18th बात आती है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन एक तरह का मैट्रिक्स है, मतलब कि मैं कह दूं कि ये एक तरह के बैकबोन्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनाते हैं? देखो एलिबोरेट नेटवर्क होता है इसमें किस चीज का? फिलामेंट्स का, ताकि वो प्रोटीसी अच्छा कैसे होते हैं? प्रोटीनीसियस फाइबर होते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं। फंक्शन इनका क्या है? इनका फंक्शन सिंपल सा इतना है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, अच्छा मोटिलिटी प्रोवाइड करेंगे ताकि चल फिर सके सेल को शेप देंगे, उसको कहीं चोट लगेगी तो मेंटेनेंस का हेल्प करेंगे। इसमें होता क्या है? इट कंटेन्स माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात आती है हमारे पास, नेक्स्ट बात आती है सेंट्रोजोम की, सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल्स की। सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल्स की कहाँ हेल्प आती है? सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल सेल डिवीजन के टाइम पे दोनों अपोजिट पोल पे क्रोमोसोम को आधा करके खींचते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स को, ठीक है। तो उनका वहां पे काम है। सेंट्रियोल्स का कहा, ये कहा लाई परपेंडिकुलर, अच्छा हमेशा ये 90 डिग्री पे होंगे, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये जो बने हैं, ठीक। सेंट्रियोल्स का देख लो, सेंट्रियोल्स अच्छा इनकी अरेंजमेंट कैसे देखो होती है? देखो फ्रॉम्स बेस ऑफ द बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला एंड स्पिंडल फाइबर। सीलिया, फ्लैजिला और स्पिंडल फाइबर का ये बेस बनाते हैं। अरेंजमेंट होता है इनका 9+3 या 9+4 जो भी है, ठीक है। 9 पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स होंगे, ठीक है, जो कैसे होंगे? प्रोटीनीसियस नेचर के होंगे। इसमें रेडियल स्पोक होती है, ये सेंट्रल हब है, ये जो आपको दिख रहा है ये सेंट्रल हब है ये, और ये प्रोटीनीसियस और प्रॉक्सिमल रीजन, प्रॉक्सिमल मतलब किनारे का रीजन होता है, ठीक। नेक्स्ट बात आती है सीलिया और फ्लैजिला की। सीलिया और फ्लैजिला में डिफरेंस क्या है? देखो सीलिया छोटे होंगे, फ्लैजिला बड़े होंगे। ये काम क्या करेंगे? चिपकने का काम करेंगे। ये क्या काम करेंगे? स्पीड में मूवमेंट का काम करेंगे। दोनों का काम मूवमेंट का है, लेकिन इसका काम चिपकने का ज्यादा है सीलिया का। तो देखो सेल सराउंडिंग फ्लूइड होता है इसमें। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला आर स्ट्रक्चर्ड एंड डिफरेंट फॉर्म्स फ्रॉम यूकैरियोटिक फ्लैजिला। मतलब प्रोकैरियोटिक के फ्लैजिला यूकैरियोटिक से बिल्कुल अलग है, ठीक है। यहाँ पे आप 9+2 का अरेंजमेंट देख सकते हो सेंट्रियोल्स का, ठीक है। 9 पेरिफेरल होंगे और 2 सेंट्रल होगा। ये क्वेश्चन बार बार आता है।
अच्छा, सेंट्रल ट्यूब्यूल जो होंगे वो ब्रिज के साथ सेंट्रल ट्यूब्यूल्स बन जाएंगे, ठीक है। सेंट्रल ट्यूब्यूल जो होगा वो 9 रेडियल स्पोक के साथ बन जाएगा पेरीफेरल ट्यूब्यूल, और पेरीफेरल ट्यूब्यूल जो होगा लिंकेज के साथ बना लेगा पेरीफेरल ट्यूब्यूल्स, ठीक है। और जो ये अच्छा किसकी ये इंटर डबलेट ब्रिज बनाएगा, ये इंटर डबलेट मतलब दो दो के साथ, ठीक। अरेंजमेंट कैसा होगा इनका, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन्स का क्या होगा, अच्छा ऑक्सीजन्स का अरेंजमेंट होगा 9+2 का, बेस बॉडी का अरेंजमेंट होगा 9+0 का, सेंट्रियोल्स का अरेंजमेंट होगा 9+0 का। अच्छा, अब जो माइक्रो बॉडी है इसमें, माइक्रो बॉडी वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होगी और माइन्यूट वेसाइकल की बनी होगी, छोटी छोटी, जो क्या कंटेन करेगी, वेरियस एंजाइम, ढेर सारे एंजाइम्स रखेगी। प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स और एनिमल्स, दोनों में होंगे। एग्जाम्पल इसका क्या है, पैरोक्सीजोम्स, ग्लाइकोसोम्स एटसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है देखें, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, 1831 में डिस्कवर किया था। फ्लेमिंग ने इसको स्ट्रेन किया था न्यूक्लियस को विथ बेसिक डाई, और नाम इसको दिया था क्रोमैटिन का, ठीक। इंटरफेज का न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस इज नॉट, अच्छा व्हेन न्यूक्लियस इज नॉट डिवाइडिंग, जब न्यूक्लियस डिवाइड ना हो तो वो इंटरफेज में होता है, हाईली एक्सटेंडेड होगा, इलेबोरेट होगा, लूज होगा, नेटवर्क जैसा बनाएगा, और इसमें ही क्रोमेटिड और जेनेटिक मटेरियल पाए जाएंगे। जनरली देयर इज वन न्यूक्लियस पर सेल बट वेरिएशन कैन बी ऑब्जर्व। जनरली एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन कई और चीजों में होता क्या है कि एक ही सेल में एक ही बॉडी में मल्टीपल न्यूक्लिएटेड होंगी चीजें, तो वहां पे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आती है। जस्ट एग्जांपल कोकोनट वाटर क्या है, एक तरह का सिनुसेटिक सेल ही तो, जो कि मल्टीपल न्यूक्लिएटेड कंडीशन का एग्जांपल है, ठीक है। अब बात करते हैं हम डायग्राम की, तो आप देख सकते हो न्यूक्लियस में यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप है, 10 से 5 माइक्रोमीटर की साइज है, इसमें क्रोमेटिन भी होगा, न्यूक्लियोलस भी होगा जो कि उसका मेम्ब्रेन कहलाता है, न्यूक्लियर पोर होगा जो उसका छिद्र होगा, ठीक है। इसमें न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी होगा जो हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्रोमेटिड कैसा भैया, क्रोमेटिड के अंदर क्या होगा, डीएनए और आरएनए होगा, और बेसिक हिस्टोन प्रोटीन होगी, और नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन भी होगी कुछ। और जो न्यूक्लियर पोर है वो किस चीज से बना होगा, फ्यूजन ऑफ आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दोनों से मिलने से बनेगा। क्या करेगा, पासेज ऑफ मूवमेंट ऑफ आरएनए, आरएनए के मूवमेंट को पास करवाएगा ताकि वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो सके न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में। इतनी बात क्लियर है क्या। न्यूक्लियोप्लाज्म स्फेरिकल शेप का होगा, नॉन मेम्ब्रेनस होगा, साइट ऑफ एक्टिव आरएनए सिंथेसाइज, यहाँ यहीं पे आरएनए सिंथेसाइज होगा, ठीक है। राइबोसोमल फैक्ट्री कहलाएगी लार्जली ये, या फिर ज्यादा नंबर में ये प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगी ये सेल्स, ठीक। कंटेन्स क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियस, कौन करेगा, न्यूक्लियो मैट्रिक्स, ठीक है। देन आता है क्रोमोसोम्स के बारे में। क्रोमोसोम्स क्या है भाई, विजिबल्स ओनली इन सेल डिवीजन, तभी दिखेंगे जब सेल डिवीजन होगा, पकड़ना है तो पकड़ लो उसी टाइम पे, और वो भी लिमिटेड फेज में, ऐसा नहीं कि हमेशा हर फेज में आपको दिखते ही रहेंगे ना, ऐसा नहीं है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, देखिए ये जो आप क्रोमोसोम के अंदर की स्ट्रक्चर देख पा रहे हो ना आप, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर ये क्या करता है, प्राइमरीली कंस्टिट्यूट करता है, ठीक है, होल्ड करता है दोनों क्रोमेटिड को या क्रोमोसोम्स को ये पकड़ के रखता है। इसी को हम काइनेटोकोर भी बोलते हैं। काइनेटोकोर जो कि प्रोटीन का डिस्क होता है, काइनेटोकोर को ही पकड़ के स्पंडल फाइबर खींचते हैं अपोजिट पोल्स पे, ठीक। सैट क्रोमोसोम क्या है, SAT समझिए, SAT सैटेलाइट क्रोमोसोम को बोलते हैं सैट क्रोमोसोम, ठीक है। नॉन स्टेनिंग होता है, सेकेंडरी कंस्टिट्यूशन होता है इसका, लोकोमोशन या फिर मैं कहूँ लोकेशनल कांस्टेंट होता है ये, ठीक। बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर की पोजीशन के बेस पे हमारे पास 4 तरीके के क्रोमोसोम होते हैं। जहां पे बिल्कुल जो V शेप का होगा क्रोमोसोम, वो हम लोग उसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होगा, दोनों इक्वल आर्म्स होंगे, ठीक है। जो L शेप का होता है वो उसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक, इसमें स्लाइटली अवे होता है फ्रॉम सेंटर से, ये थोड़ा सा दूर होता है, ठीक। एक शॉर्ट होगा एक लॉन्ग होगा। और नेक्स्ट है जो V शेप का, बिल्कुल एक थोड़ा तिरछा V शेप का, उसको बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक। और जो बिल्कुल थोड़ा I शेप का दिखेगा उसे हम लोग बोलते हैं टीलोसेंट्रिक, ठीक।
बहुत इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हमने इसमें लगा रखा है, तो इसका मतलब बहुत जरूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, नॉन मेम्ब्रेनियस बाउंडेड कौन कौन सी ऑर्गेनेली है, प्रोकैरियोटिक सेल्स, राइबोसोम्स, बोथ न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम और इंक्लूजन बॉडीज कैसे हैं, जो नॉन मेम्ब्रेन, जिनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है। मेम्ब्रेन बाउंडेड कौन कौन है, यूकैरियोट्स और एंडोप्लाज्मिक सिस्टम। एंडोप्लाज्मिक सिस्टम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आ गया, गोल्गी एपरेटस भी आ गया, लाइसोसोम भी आ गया, वैक्यूल भी आ गया, ठीक। और क्या है, माइक्रोबॉडीज आ गई, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, इन तीनों को मिला के हम लोग बोलते हैं NMC, नॉन मेम्ब्रेनियस सेंटर कह सकते हैं, लेकिन ये खैर आते हैं मेम्ब्रेनियस में है, ठीक है। अब समझिएगा, ये हम क्या, इसको हम क्या कहते हैं, NMC। किस लिए, NMC याद करने के लिए लिखा है, N से न्यूक्लियस, M से माइटोकॉन्ड्रिया, C से क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये NMC कुछ है नहीं, ये एक ट्रिक है, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, ये एक तरीके का ये ट्रिक है याद करने का, ठीक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है, माइक्रोस्कोपिक चीजें हैं। माइक्रोस्कोपिक कौन होगा, प्लास्टिड्स होगा, जो क्लोरोप्लास्ट में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया की जो विजिबल ऑफसेट्स ऑफर स्टैंड होंगी वो माइक्रोस्कोपिक होगा, बिल्कुल। और जो होगा हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक से कौन कौन दिखेगा, राइबोसोम्स, साइटोस्केलेटन, न्यूक्लियर एनवेलप जैसे आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और पेरी न्यूक्लियर स्पेस, सीलिया फ्लैजिला, सेल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोसोम और इसके बेस्ड या फिर स्टिंग्स जो होंगे ये। और सेल मेम्ब्रेन का क्या क्या डिटेल स्टैंड ऑफर आफ्टर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी जो 1950 के बाद हुई, तब हम इसको डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। कोई भी आपका सुझाव हो तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। ये 1 शॉट वीडियो था, इसलिए थोड़ा सा स्पीड अप किया था। डिटेल वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट जरूर देखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।